दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, देखिए, एनआईए इंडिपेंडेंट भी कार्रवाई करती तो बड़ी कार्रवाई होती, ईडी भी इंडिपेंडेंट कार्रवाई करती तो ये बड़ी कार्रवाई होती। ये जॉइंट ऑपरेशन है, इसका मतलब है कि जांच के दो डिफरेंट धड़ों को एक ही जैसे इशारे मिल रहे हैं। और जॉइंट ऑपरेशन का मतलब ये है कि कोई ना कोई बड़ा खुलासा, कोई ना कोई बड़ी खबर इंतजार कर रही है किसी भी वक्त सामने आने की। वाकई में बहुत उम्दा सवाल है आपका। और जिस तरह से एनआईए और ईडी के सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो ये इस मामले पर पहले से भी हालांकि कई केसेस एनआईए में भी रजिस्टर्ड है, ईडी में भी केस रजिस्टर्ड है, लेकिन ईडी का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है एनआईए से। वो ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करती है और जो एनआईए है वो टेरर मॉड्यूल, टेरर फाइनेंस, उस सब से जुड़े हुए मामले को इन्वेस्टिगेशन करती है। तो यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी का जो कुछ रिपोर्ट जो है वो बाकायदा कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय में साझा किया गया था और इसी मामले को लेकर आईबी के साथ साथ एनआईए और ईडी के अधिकारियों के भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी गृह मंत्रालय में और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम देने की एक रूपरेखा तैयार की गई थी। तो जिस तरह से कहा जा सकता है कि कई जाँच एजेंसियों कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है उसको आज अंजाम दिया जा रहा है और इस पूरे ऑपरेशन पे केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा नज़र रखी जा रही है, उचित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूरे देश भर में एक बड़े स्तर पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कई बड़ी कामयाबी आज मिली है। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो पीएफआई संस्था से जुड़े हुए हैं। डिटेन किया है या गिरफ्तार किया गया? क्योंकि अगर गिरफ्तार किया गया इसका मतलब है कि इस छापे के दौरान सबूत तो सामने आ रहे हैं और इतनी मात्रा में तो आ रहे हैं कि इतनी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया जाए। निश्चित तौर पे देखिए अब इन लोगों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। हमारे सूत्र बताते हैं कि अब गिरफ्तारी की गई है। हम लोग अभी सुबह तक चला रहे थे कि वो इस मामले पर हिरासत की बात आ रही थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है गिरफ्तार किया गया है। लेकिन 2 बजे के बाद इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने की औपचारिक तौर पर जानकारी मैं देना चाहूँगा, जिसमें कि एक शख्स का नाम है परवेज जो शाहीन बाग इलाके का रहने वाला है और वो पीएफआई से जुड़ा हुआ है। पीएफआई का मैं अभी थोड़ी देर पहले तक मैं उसी के दफ्तर के पास में था जहां से उसकी गिरफ्तारी की जानकारी मिली। और इसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से वसीम नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ बिहार में देखा जाए पूर्णिया में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि एक चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें तो कई राज्यों में एक कहा जा सकता है कि 13 राज्यों में 106 से ज़्यादा लोकेशन पर एक साथ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि आज का जब ये सर्च ऑपरेशन, देखिए बीएफआई ने अपने आप को फैलाया तो है। 2007 में एक बॉडी का गठन होता है, 2010 में पहली बार प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काटने के घटनाक्रम में उसका नाम दुनिया के सामने आता है, जो लंबे वक्त तक सिर्फ साउथ के स्टेट्स में एक्टिव बताया जाता था, लेकिन धीरे धीरे कर वो लगभग 20 राज्यों में फैल चुका है। शंकर, आप मेरे साथ बने रहें। कोटा से सहयोगी योगेश त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि वहां पर भी छापे मारे गए हैं। योगेश, क्या कुछ आप बता पाएंगे? सब कुछ ठीक ठाक तरीके से निपट गया है वहां पर भी जैसे जयपुर में निपटा? बिल्कुल, कल से ही जो एनआईए है वो कार्रवाई कर रही है। देर रात कोटा के सांगोद कस्बे में एनआईए ने कार्रवाई की। पीएफआई के जो एक पदाधिकारी हैं उनके घर पर ये कार्रवाई की। पहले विज्ञान नगर स्थित उनके घर पर हुई, उसके बाद कैथून उनका गांव है, वहां पर उनके ठिकानों पर जो एनआईए है उन्होंने दबिश दी। सूचना ये भी मिल रही है कि उसके भाई को भी पूछताछ के लिए उठाया था, लेकिन उसको पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया। कोटा सहित 12 में भी एनआईए ने अपनी कार्रवाई की है, एनआईए ने जो जांच है वो की है, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक रूप से कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है। गिरफ्तारी की सूचना अभी मिल रही है कि कुछ गिरफ्तारियां भी इस मामले में हुई हैं, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर जो जानकारी है वो निकल कर आना बाकी है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी जो कार्रवाई है वो एनआईए जो है कोटा में अंजाम देने वाली है। गिरफ्तारियां हुई है, इसको अगर थोड़ा सा आप बता पाएं योगेश, क्या पीएफआई के कोई पदाधिकारी या पीएफआई के छोटे लेवल के कार्यकर्ता या क्या जानकारियां चर्चा में?
बिल्कुल, ये जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है ये पीएफआई से जुड़े हुए ही लोग हैं और पीएफआई की जो टेरर फंडिंग है उसको लेकर के एनआईए के पास जो इनपुट थे उसी के आधार पर ये कार्रवाई हुई है। पूरे प्रदेश में ये कार्रवाई चल रही है, कोटा और बारां में भी इसी सिलसिले में जो है वो कार्रवाई हुई है और कार्रवाई कल से लगातार जारी है। देर रात तकरीबन 3 से 4 बजे सांगोद के अंदर कार्रवाई हुई, बारां में दिन से ही कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई थी। कई लोग हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, कोटा से संकेत मिल रहे हैं कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है या फिर हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, पीएफआई संस्था से जुड़े वसीम को देखिए, ये एक नाम सामने आ रहा है, वसीम को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से इसे हिरासत में लिया गया। दिल्ली से 3 संदिग्ध लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने का इन पर आरोप है। इसके अलावा दिल्ली में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसा कि सहयोगी शंकर आनंद भी हमको बता रहे थे, और मास लेवल पर गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए 1, 2 या 10 की संख्या में नहीं, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है। सहयोगी शंकर आनंद मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, विष्णु बने हुए हैं, कोटा से योगेश त्यागी भी बने हुए हैं। शंकर, मैं आपके पास आ रहा हूं। शंकर, आपको याद होगा फुलवारी शरीफ वाला प्रकरण, जिसमें पीएफआई के गोपनीय दस्तावेज न्यूज़ 18 के हाथ लगे, जिसमें हमने बताया कि किस तरह से बड़े बड़े सपने पीएफआई ने पाल रखे थे, किस तरह से वो चाहते थे कि एक निश्चित साल तक जाकर इस देश को इस्लामिक राष्ट्र में बदलना है, किस तरह से फंडिंग करनी है, किस तरह से अपने प्लान को आगे बढ़ाना है। लेकिन अब आप एनआईए के प्लान की और ईडी के प्लान की तारीफ करनी होगी। ऐसे वक्त पर जब विरोध सबसे कम होता, लोग अपने घरों में सो रहे होते, उस वक्त टीमें पहुंचती हैं, जो भी सबूत खंगालने हैं वो खंगालती और धीरे धीरे कर कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, बेहतरीन प्लानिंग के साथ, देश भर में लगभग एक ही समय के आसपास पूरे देश में। शंकर, नहीं लगता है शंकर से मेरा कनेक्शन कट गया है। विष्णु के पास मैं चलता हूं। विष्णु, क्या ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि जयपुर से भी गिरफ्तारी हुई हो? और दूसरा, आप जहां पर खड़े हैं, कि आपके बैकग्राउंड में वो इलाका है, आप किसी बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं शायद, कि आपके बैकग्राउंड में वो इलाका है जहां पर एनआईए ने कार्रवाई की? देखिए, हम वहाँ से काफ़ी दूर है, चूँकि वहाँ तक पहुँचना एक बार हम पहुँच भी गए थे और हमने वहाँ पे बातचीत भी की थी। जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है इमरान, उनसे हमारी वहाँ पर बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि केवल परेशान करने के लिहाज से हमको यहाँ पर ये जो कार्रवाई की जा रही है, उनको ये भी कहना था कि रात के करीब 2 बजे एनआईए की टीम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो कमांडो थे उनको लेकर यहाँ पहुँचे। उसके बाद में पूरे इलाके की घेराबंदी की। सबसे बड़ी बात जो एमडी रोड है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर अगर दिन के वक्त यदि आप कार्रवाई करना बहुत आसानी नहीं हो सकती है यहाँ पर एनआईए की हो, तो ऐसे में रात के वक्त को यहाँ पे चुना गया, बहुत बेहतर प्लानिंग के साथ में उस वक्त को चुना, जबकि आसानी से एनआईए की टीम इस इलाके में एंटर हुई और एंटर करने के बाद में पूरे इलाके को घेर लिया गया। जगह जगह पर कमांडो तैनात कर दी गई, आवाजाही को रोक दिया गया। सुबह 8 बजे तक की कार्रवाई चलती है। तो ऐसे रोक रहा हूं विष्णु, शंकर के पास करेंगे, मुझे बताया जा रहा है कुछ अपडेट है। अगले सवाल से पहले शंकर, क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है, जो जिस लोकेशन पर मैं थोड़ी देर पहले था, शाहीन बाग स्थित जो पीएफआई का एक कहा जा सकता है काफ़ी इम्पोर्टेंट दफ्तर है, उस दफ्तर को एनआईए के अधिकारियों के द्वारा सील कर दिया गया है। इस वक्त में एनआईए के अधिकारी पहुंच करके उस दफ्तर को सील कर दिए हैं और एनआईए के एक परवेज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। और देखा जाए, जिस तरह से आप फुलवारी शरीफ की बात चर्चा कर रहे थे, तो फुलवारी शरीफ का जो मसला है वो मसला बेहद इंपॉर्टेंट था। जिस तरह से इस मामले में फुलवारी शरीफ मामले में जो तफ्तीश की गई, तो उसके कई कनेक्शन जुड़ते चले गए। बात करें चाहे राजस्थान की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, कई लोकेशन पर उसके जो कनेक्शन वो सामने देखने को मिला था। उसी के बाद इस मामले पे एनआईए और भी आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया था और उसके बाद तमाम जो इनपुट, जो जिस तरह से बाकायदा चाहे आईवी की बात करें या एनआईए की बात करें या ईडी की बात करें, तो इन तमाम मामलों को इकट्ठा किया गया। और यहाँ पे बात होती है कि आखिर ज्वाइंट ऑपरेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कई बार देखने को मिलता है कि जब ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन एक संयुक्त तौर पर आगे बढ़ाया जाता है, तो कई बार जब दस्तावेज आपस में शेयर किया जाता है और तब कई नए इनपुट्स भी सामने देखने को मिलते हैं। कई बार होता है कि ईडी के पास कुछ अच्छे इनपुट्स मिल गए, कभी एनआईए के पास मिल गए, और जब उस इनपुट्स को आपस में जब जांच एजेंसी आपस में शेयर करती है, तो उसके बाद कई नए एक कहा जा सकता है कि नए इनपुट्स सामने मिलते हैं और उसके आधार पर आगे कार्रवाई होती है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इस मामले को अंजाम दिया गया और 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करने की खबर आ रही है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर एक संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देना और उसके साथ उसको आगे बढ़ाने का एक आरोप है। इसके साथ ही
इस मामले में उत्तर प्रदेश से भी एक गिरफ्तारी की खबर आ रही है और इस वक्त में थोड़ी देर पहले बकायदा जिस तरह से बकायदा बिहार में भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है, बिहार के पूर्णिया में। हालांकि अगर कितने लोकेशन की बात करें तो अभी तक जो हमारे जानकारी है 106 लोकेशन पर इस वक्त में लगातार सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और ये 106 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन रात में ही प्रारंभ हो गया था। तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में एनआईए के अधिकारी और देखिए जांच की रोड कहां तक ले जाती है ये तो एनआईए और ईडी के अधिकारी बता पाएंगे, लेकिन ये जो घटनाक्रम है ये रोड जहां तक जा रहा है जितना समझ में आ रहा है अगर इसी तरह से चीजें चलती रही और इसी तरह से गिरफ्तारियां होती रही तो वो दिन दूर नहीं है। जो डिमांड देश भर में से उठ रही थी पीएफआई को देशव्यापी बैन करने की, हो सकता है चीजें अब उस दिशा में तेजी से बढ़े। शंकर आप मेरे साथ बने रहे।